हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साहित्य के इस मंच पर, जहां पर हम आज उपस्थित हुए हैं पूर्व भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर परीक्षा उपयोगी श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि रीतिकाल की समाप्ति और भारतेंदु काल के उदय से पूर्व जो बीच का संक्रमण युग रहा है, उसमें होने वाले महत्वपूर्ण कवि और लेखक कौन कौन से हैं। इसके साथ ही हम एक श्रृंखला लेकर आएंगे जिसमें भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग और छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसकी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चलेगी। और इसके साथ ही हम लाएंगे मिक्स प्रश्नोत्तरी, जो कि टीजीटी पीजीटी के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। तो देखते रहिए आप और अपना अध्ययन करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला। आधुनिक काव्य। इससे पहले हमने आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल से संबंधित चुनिंदा प्रश्नों का संकलन प्रस्तुत किया है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र जैसी पुस्तकों को लेकर बनाए गए हैं। और यह प्रश्न भी बहुत ही चुनिंदा और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नवजागरण के लिए आधुनिक काल का नाम किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि सभी विद्वानों ने अपने अपने काल विभाजन किए और सब ने अलग अलग नामकरण दिया है। तो जिसमें से नव जागरण के लिए आधुनिक काल का नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और किसी ने नव जागरण नाम दिया, किसी ने आधुनिक काल नाम दिया, और इसी तरह विभिन्न नामों से आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक के समय को पुकारा गया है। चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2, आधुनिक काल के लिए नव जागरण नाम का प्रयोग किसने किया? तो आधुनिक काल के लिए नव जागरण नाम का प्रयोग किया है रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग के लिए काफ़ी कुछ लिखा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, मिस्र बंधुओं ने भारत दुर्दशा का युग मिस्र बंधुओं ने भारतेंदु युग का विभाजन किस नाम से और किस काल सीमा तक किया? तो देखते हैं मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। मिस्र बंधुओं ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण 1869 से 1888 ईस्वी तक माना है, और इसका नाम उन्होंने वर्तमान काल रखा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग का क्या नाम रखा? तो अभी हमने इस प्रश्न का उत्तर देखा है। देखते हैं आचार्य शुक्ल जी के हिसाब से भारतेंदु युग का क्या नाम था। तो देखते हैं इसकी काल सीमा भी उन्होंने क्या मानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान काल कहा, तथा इसकी समय सीमा 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक मानी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? यहाँ पे है होना चाहिए, है, डबल मात्रा है। तो यह कथन है डॉक्टर मैनेजर पांडे जी का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है? तो राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल की समय सीमा मानी है 1870 से 1900 ईस्वी तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, हिंदी साहित्य में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह किसे कहा जाता है? तो यह सर्वविदित और सर्वज्ञात प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को पुनः जागरण और आधुनिकता का प्रवर्तक और पितामह कहा जाता है। वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद द्विवेदी जी ने भी बहुत कार्य किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, पर पितामह का नाम जहाँ आएगा वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नाम लिया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, रामविलास शर्मा ने नव जागरण की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 ईस्वी तक का समय नव जागरण काल के नाम से निर्धारित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, भारतेंदु पूर्व काव्य में व्यंग्यात्मक कविता खटमल बाईसी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अली मुहिब खां प्रीतम। इन्होंने खटमल बाईसी नाम से एक हास्य व्यंग्य की रचना लिखी, और इनका समय रीतिकाल का उत्तरार्ध और भारतेंदु युग का पूर्वार्ध माना जाता है। और हमारे प्रश्नों की सीरीज 1 लाइनर है, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और अध्ययन भी ज़्यादा होगा। कम समय में हम अधिक प्रश्नों को देख सकेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, आचार्य वृंदावन देव किस प्रसिद्ध रीतकालीन कवि के गुरु थे? तो आचार्य वृंदावन देव थे रीति मुक्त कवि घनानंद जी के गुरु। घनानंद जी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, यह रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति मुक्त कवि थे, जिन्होंने सुजान सागर जैसी रचना लिखी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 11 है प्रेम रत्न जिसकी का समय सीमा है 1800 नामक प्रबंध काव्य की लेखिका कौन थी? तो प्रेम रत्न नामक प्रबंध काव्य की लेखिका थी रत्न कुंवरी जी, रत्न कुंवरी, और यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी भी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 कृष्णायन तथा सुरभिदान लीला जैसी रचनाओं के लेखक कौन थे? तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है मंचित कवि। मंचित कवि यह भी भारतेंदु पूर्व युग के कवि थे और इनकी रचना कृष्णायन तथा सुरभिदान लीला बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं और यह कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 18वीं सदी के अंतिम चरण में रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो 18वीं सदी में रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है कृपानिवास ने। कृपानिवास यह राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 भारतेंदु जी से पूर्व आनंद रघुनंदन नाटक तथा रामचंद्र जी की सवारी नामक रचनाओं के लेखक कौन हैं? तो आनंद रघुनंदन तो बहुचर्चित नाटक है और यह हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है जिसको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विभिन्न विद्वानों ने सर्वमान्य रूप से इसको हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो इस नाटकों के लेखक हैं महाराजा विश्वनाथ सिंह। यह रीवा नरेश थी। और मित्रों कोई भी युग अचानक से नहीं आ जाता, जैसे आज एक डेट पे रीतिकाल खत्म हुआ तो दूसरे काल डेट पे भारतेंदु युग, ऐसा नहीं होता। बीच में कुछ समय होता है जो एक युग की समाप्ति और दूसरे युग के प्रारंभ का समय होता है, इसको संक्रमण काल बोला जाता है, तो जिसमें दोनों तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र तथा जरासंध वध, बाल रामायण, कथामृत जैसी रचनाएं किसने लिखी? तो इन रचनाओं के लेखक है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी। यहाँ पे टाइप मिस्टेक होने के कारण यहाँ ता होना चाहिए, ता स्तोत्र ऐसा होना चाहिए। चलते हैं अगली रचना पर, अगले प्रश्न पर। वैसे पहले ये प्रश्न देखते हैं। राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बाल राम कथा अमृत जैसी रचनाएं लिखी गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने। ये भारतेंदु पूर्व लेखकों में बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनके लिखे हुए नाटक नहुस, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया नाटक है, इसको हिंदी का प्रथम नाटक माना। और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी भी थे, जो कि गिरधर दास के उपनाम से रचनाएं लिखते थे। तो आप देख सकते हैं कि भारतेंदु जी को साहित्य विरासत में प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16 रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु, प्रताप रत्नाकर जैसी रचनाओं के लेखक कौन हैं? तो इन रचनाओं के लेखक हैं लच्छीराम भट्ट। लच्छीराम भट्ट या ब्रह्मानंद भट्ट। ब्रह्म भट्ट भी इनका नाम था और लच्छीराम भट्ट के नाम से भी जाने जाते थे और कहीं कहीं इनका नाम केवल लच्छीराम भी मिलता है। तो रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु, प्रताप रत्नाकर और भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये भारतेंदु से पूर्व के लेखक रहे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। हमीरहट 1845 ईस्वी तथा नक्सिक जैसी रचनाओं के लेखक कौन हैं? तो हमीरहट 1845 ईस्वी तथा नक्सिक जैसी रचनाओं के लेखक हैं चंद्रशेखर वाजपेयी। चंद्रशेखर वाजपेयी के बाद हमीरहट नाम से प्रताप नारायण मिश्र ने भी नाटक लिखा और भारतेंदु जी ने भी लिखने के प्रयास किए हैं हमीरहट पर सबसे पहले हमीरहट नामक रचना लिखी है चंद्रशेखर वाजपेयी जी ने। चंद्रशेखर वाजपेयी भी बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनकी एक रचना है नक्सिक भी काफ़ी प्रसिद्ध रही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु किसे माना जाता है? तो वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कई गुरु थे, पर शिव प्रसाद सितारे हिंद को इनका साहित्यिक गुरु माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19 उत्तरार्ध भक्तमाल तथा वैशाख महात्म्य के लेखक कौन हैं? तो उत्तरार्ध भक्तमाल तथा वैशाख महात्म्य जैसी रचनाएं स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लगभग रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 के करीब है। तो जिसमें से यह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
भारतेंदु जी के विषय में एक बात यह है कि वह अपने गद्य रचना तो खड़ी बोली में करते थे, पर पद्यात्मक रचनाओं में उनका खड़ी बोली पर उतना अधिकार नहीं था, इसीलिए अधिकतर रचनाएं वह ब्रज भाषा में करते थे। पर उन्होंने कुछ रचनाएं खड़ी बोली में भी लिखी है, क्योंकि वह हिंदी साहित्य का प्रारंभिक दौर था जिस समय ब्रज भाषा का ही बोलबाला था। तो प्रारंभिक दौर में गद्य तो खड़ी बोली में होता था, पर काव्य के लिए अभी भी ब्रज भाषा ही मान्य थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21 बेस। कौन सी काव्य रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में लिखा है? तो देखते हैं इसका उत्तर। दशरथ विलाप तथा फूलों का गुच्छा नामक रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली में लिखा है। और मित्रों, ये जो दशरथ विलाप नामक रचना है, इसको कुछ लोग अंबिका दत्त व्यास जी की भी लिखी हुई मानते हैं, तो और हरिश्चंद्र जी की भी लिखी मानते हैं। तो यह ऑप्शनेबल है, यदि आपका ऑप्शन में अंबिका दत्त व्यास है तो आप उनको टिक लगाइए, और भारतेंदु हरिश्चंद्र है तो प्राथमिकता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही दी जाएगी। वैसे ऐसे विवादित प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, पर यदि ऐसा हो तो हो भी सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का क्या नाम था? तो यह प्रश्न तो अभी हम देख आए हैं, पर देखते हैं इसका उत्तर। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थी, और ये स्वयं भी साहित्यिक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, विश्राम सागर जिसको कि 1854 ईस्वी में लिखा गया, तो इस रचना के लेखक कौन थे? तो इस रचना के लेखक थे रघुनाथ दास राम सनेही। तो रघुनाथ दास राम सनेही जी ने विश्राम सागर नामक रचना लिखी, जो कि 1854 ईस्वी में लिखी गई, और यह काफ़ी प्रसिद्ध रचना थी। और इसके अलावा सेवक कवि, सरदार कवि, रामदास जिन्होंने कवि कल्पद्रुम लिखी, और बहुत सारे कवि हुए हैं जो कि रीतिकाल के उत्तरार्ध और भारतेंदु युग के पूर्वार्ध के कवि माने जाते हैं। तो इस तरह हमने इन 22 प्रश्नों में भारतेंदु पूर्व युग के कवियों को देखा और उनका प्रश्न के माध्यम से उनका परिचय प्राप्त किया। और ये ऐसे कवि हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे। तो ऐसे चुनिंदा प्रश्नों का संकलन हम आपके पास लेकर आए, और आगे भी हम यह प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला जारी रखेंगे, जिसमें कि वन लाइनर रूप में ही हम अध्ययन करेंगे, ताकि कम समय में अधिक प्रश्नों का उत्तर देखा जा सके। और यदि आपको यह प्रश्नोत्तरी पसंद आती है तो एक कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार या सुझावों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे इसी के आगे की श्रृंखला में भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिसमें हम भारतेंदु मंडल के कवि तथा उनकी रचनाओं के बारे में भी देखेंगे, और भारतेंदु जी के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में देखेंगे विस्तार से। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।